तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। After his death in 1707, many Mughal governors and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. यहाँ शुरुआत होती है चैप्टर की लास्ट मतलब जो हमने क्लास 8 में चीज़ें पढ़ी हैं उसी के कंटिन्यूएशन में। कैसे मुगल एम्पायर, जैसा हम लोग जानते हैं कि डिक्लाइन करना शुरू हो गया था 18th सेंचुरी के आते आते। इसी में औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी मुगल रूलर्स आए वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए इतनी वास्ट टेरिटरीज़ को, और उन्हें हम लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। उनके बीच काफ़ी ज़्यादा वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिला और धीरे धीरे करके जो रीजनल किंगडम्स थे वो लोग ज़्यादा पावरफुल होते गए और वो लोग एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इमर्ज हुए। दिल्ली अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शहर नहीं थी इंडिया में, और इसीलिए हम देखते हैं कैसे डाइवर्सिफाई होती चली गई पावर इंडिया के अंदर। By the second half of 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that British originally came as small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थे, उन्होंने हमारे इस बड़े से देश पर कब्जा किया और हमारे रूलर्स बन गए। यहाँ पर एक फोटो दी गई है बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ये बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर थे जो 1857 की रिवॉल्यूशन हुई थी। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कैप्टन हडसन ने दिल्ली पर एक सीज किया था, जिसके बाद बहादुर शाह जफर ने सरेंडर कर दिया था और उन्हें अरेस्ट कर रंगून भेज दिया गया था। उनके जितने भी सन्स थे सभी को मरवा दिया गया था और इसी के साथ मुगल एम्पायर का एंड हो गया था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। In fact, when a massive rebellion against the British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at that time, was seen as a natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. East India Company comes east. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर इंडिया पर इतने सारे कंपनीज क्यों आने लगी अचानक। तो क्या हुआ था कि इसके पहले मतलब 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी के पहले जितना भी ट्रेड होता था वो सिल्क रूट के थ्रू लैंड से होता था। लेकिन जैसे जैसे हम कह सकते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक शहर है टर्की में, उस पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से जितने भी ट्रेड रूट्स होते थे वहाँ पर काफ़ी हैवी टैक्सेशन कलेक्ट किया जाने लगा। यूरोपियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो लोग एक सी रूट ढूंढने लगे इंडिया के लिए। वास्को ड गामा पहली बार इंडिया में लैंड किया 1498 में, और उसी के बाद से वास्को ड गामा एक पोर्टुगीज़ सेलर था और उसके बाद पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, जिसके बाद धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश कंपनीज, फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए अपनी कंपनीज को भेजा। ऐसी ही एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे 1600 में ब्रिटिश क्वीन जो थी उस समय की एलिजाबेथ द फर्स्ट, इनसे एक रॉयल चार्टर मिला था। इसके अनुसार क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली दे दी गई थी कि वही ईस्ट में होने वाले सारे ट्रेड पर कंट्रोल करेगी। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across new oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. The company did not have to fear competition from other trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. तो इससे एक स्टोरी रिलेटेड है कि जब वास्को ड गामा पहली बार इंडिया से लौट के गया तो उसे 49 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था उसके स्पाइसेस में। इसी के बाद ये बात फैलनी शुरू हो गई थी और यूरोप की जो मर्सेंटाइल कंपनीज थी ये लोग एक मोनोपोली बनाने की कोशिश करती थी किसी भी रीजन में। आपने अगर
कुछ बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कैसे डच लोगों की एक मोनोपोली बन चुकी थी ऑलरेडी ब्रिटिश के आने के पहले, लेकिन धीरे धीरे डच लोगों की जो मोनोपोली थी वो खत्म होती गई और ब्रिटिश ने अपने रूल को कंसोलिडेट किया और बाद में ब्रिटेन एक मेजर पावर बन गया था दुनिया में कॉलोनीज का। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern market. By the time the first English ship could sail down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and cross the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. जैसा मैंने आपको बताया, वास्को डे गामा लैंड किया था, एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था और 1498 में कैलिकट में उसने एक फैक्ट्री खोली थी। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. French सबसे लास्ट मेजर पावर थे इंडिया में अराइव होने वाले, लेकिन उन्होंने भी जल्द ही काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया था और वो भी एक मेजर पावर बनकर उभरे थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too was in great demand. Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ship, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortifications. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आखिर क्या कारण था कि एक कंपनी को इतनी बड़ी आर्मीज रखने की ज़रूरत पड़ी। तो जो कंपनीज के बीच का आपसी कंपटीशन था, इसके कारण प्राइसेस ऑफ गुड्स काफ़ी बढ़ गए थे मार्केट में। इससे जो नेट प्रॉफिट कमाती थी कंपनी वो काफ़ी कम हो गया था। इससे ही रोकने के लिए कंपनीज ट्राई करती थी कि मोनोपोली इस्टेब्लिश की जाए उन मार्केट्स में। इस मोनोपोली के लिए ही वो लोग एक दूसरे की शिप्स को ढहाना शुरू कर दी थी। लोकल रूलर्स से वो लोग कुछ कुछ डील्स कर लेती थी जिससे वो इकलौती कंपनी बन जाती थी उन किंगडम्स में इन किंगडम्स में ट्रेड करने वाली। उन्होंने अपनी आर्मीज, अपने फोर्टिफिकेशंस और लोगों को ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था ताकि अगर इन बाकी के यूरोपियन कंपनी से लड़ाई हो तो वो ऐसी स्थिति में अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकें। East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. इस चैप्टर के जो डेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रख लें कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली रिवर पे 1651 में खोली गई थी। This was the base from which the company's traders known at that time as factors operated. तो वो फैक्ट्री जो थी वो आजकल की फैक्ट्रियों से अलग थी। फैक्ट्री उस जगह का नाम इसीलिए था क्योंकि वहाँ फैक्टर्स काम करते थे। फैक्टर उस कंपनी के ट्रेडर्स को कहा जाता था और इसीलिए उस जगह का नाम फैक्ट्री था। The factory had a warehouse where goods for export were stored and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company right to trade duty free. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ओरिजिन्स थी वो सेटअप की गई थी। तो फैक्ट्री खोलने के बाद उन्होंने ट्रेडर्स को प्रमोट किया अपनी फैक्ट्री के आसपास ही ट्रेडिंग सेंटर सेटअप करने के लिए। कुछ साल बाद उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, मतलब घूस दिया, ताकि वो लोग वहाँ के 3 विलेजेस की ज़मींदारी इस कंपनी को दे दें। कुछ साल बाद औरंगजेब से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो एक फरमान जारी कर दे जिसके अनुसार इस कंपनी पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए गए थे ट्रेड करने के बदले। तो आप देख सकते हैं कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने जल्दी ही एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे इसके सोर्स ऑफ इनकम फिक्स्ड हो गए थे और ये काफ़ी बेहतर ढंग से ट्रेड कर पा रही थी हमारे कंट्री में। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss for revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest?
तो जो कंपनी को दी गई थी मतलब ट्रेडिंग करने की राइट ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स के बिना, वो उनके ऑफिशियल्स के जो प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे उन पर लागू नहीं होती थी। मतलब जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के उन्हें टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया टैक्स पे करने से, जिससे बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उस समय की उसे रेवेन्यू का काफ़ी लॉस हुआ। मुर्शिद कुली खान जो उस समय के बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने इसके खिलाफ जो किया उसके एक्शंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। How trade led to battles. Through the early 18th century, the conflict intensified. The company and the Nawabs of Bengal. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Vardi Khan and then Suraj-ud-Dawla as the Nawab of Bengal. आपको ये तीनों नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंटली याद रखने हैं। मुर्शिद कुली खान ही बंगाल को इंडिपेंडेंस असर्ट किया था, जिसके बाद उनके बेटे थे अली वर्दी खान, वो रूल पर आए, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हमारे एक मेजर कॉन्टेंडर होंगे, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यही इस डायनेस्टी के रूलर्स थे। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company of deceit, they claimed that company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. तो इन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि कंपनी ट्राई कर रही है बंगाल की जो रेवेन्यूज थे उनमें से काफ़ी चोरी करने की, और इसके साथ ही वो नवाब को ह्यूमिलिएट कर रही है, बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है ऐसे लेटर्स लिखकर जिनमें नवाब के खिलाफ काफ़ी बुरे शब्द लिखे हुए हैं। इनकी जो सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। The company on its part declared that the unjust system of the local officials was ruining the trade of the company, and trade could flourish only if duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its fort. The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. तो जो ब्रिटिश थे उनका कहना था कि फोर्टिफिकेशंस एक्सपैंड करना ज़रूरी है ताकि वो बाकी ट्रेडर्स से बच सकें, और ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए ट्रेडिंग में ताकि वो ज़्यादा फ्रीली ट्रेड कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें। ये जो कॉन्फ्रंटेशंस थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए और लास्टली जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी है उसमें जाकर ये लड़ाई लड़ी गई थी नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी नाम के जगह में था। प्लासी जो शब्द है वो असल में पलाश नाम के फ्लावर से आता है। ये झारखंड का स्टेट फ्लावर भी है, और पलाश के फ्लावर्स के नाम से वहाँ पलाशे है उस जगह का नाम, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए उसे प्लासे कहा गया है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया। When Ali Wadi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried, though without successes, to help one of Siraj-ud-Dawla's rival to become the Nawab. An infuriated Siraj-ud-Dawla asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues. तो सिराजुद्दौला जब नवाब बनने वाला था तो कंपनी को डर लगा कि कहीं सिराजुद्दौला भी उनके ट्रेड को रोकने में और काम न करने लगे, तो इसलिए वो सिराजुद्दौला के जो कंपेटिटर थे उनका सपोर्ट किया उन्होंने रूल में आने के लिए। लेकिन सिराजुद्दौला ही लास्टली नवाब बने और सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्सा हुए कंपनी से। उन्होंने कंपनी को तुरंत फोर्टिफिकेशंस बंद करने के लिए कहा और रेवेन्यू पे करने के लिए कहा। इससे हम देख सकते हैं आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over company's fort there. उन्होंने कासिम बाजार में जो फोर्ट था कंपनी का उस पर चढ़ाई कर दी और उस फोर्ट को काफ़ी आसानी से जीत लिया। कंपनीज के ऑफिशियल्स को उन्होंने बंदी बना लिया और ट्रेड उस फोर्ट पर कब्जा जमा लिया। आगे वो लोग कलकत्ता की तरफ बढ़े। On hearing the news of fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced the naval fleet. Prolonged negotiations with the Nawab followed.
Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Siraj-ud-Dौला at Plassey. प्लासी में 1757 में जो लड़ाई हुई उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मीज को, जबकि सिराज-उद-दौला जो नवाब थे बंगाल के वो लीड कर रहे थे बंगाल की आर्मीज को। The defeat of Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Siraj-ud-Daula's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Siraj-ud-Daula. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company in India. तो बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के एक आर्मी कमांडर थे मीर जाफर, उन्हें कंपनी ने खरीद लिया था ये लालच देकर कि अगर सिराजुद्दौला को हराने में सक्सेसफुल हुए वो लोग तो मीर जाफर को वो लोग एम्परर बना देंगे। मीर जाफर ने इसके कारण अपने राजा से विश्वासघात किया और वो कंपनी से जाकर मिल गया और उसने कंपनी के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसमें कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये एक मेजर कारण बनी सिराजुद्दौला की डिफीट की, क्योंकि जो मीर जाफर की डिवीज़न थी वही एक मेजर आर्टिलरी डिवीज़न थी उस समय की। और एक और बात ये है कि ये एक फैक्ट है एक्स्ट्रा कि जो लड़ाई हो रही थी वहाँ पर बारिश का मौसम था। इसके कारण जो आर्टिलरी की जो तोपें थी उन्हें चलाने के लिए पहले ढक देना होता था ताकि बारिश में वो लोग ख़राब ना हो जाएं। लेकिन सिराजुद्दौला की आर्मीज़ ने वो जो टेंट्स थे वो लाना भूल गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी आर्टिलरी कभी काम ही नहीं कर पाई। और बाद में जब लड़ाई शुरू हुई तो ब्रिटिश ने बुरी तरह से क्रश कर दिया सिराजुद्दौला की बाकी आर्मीज़ को आर्टिलरी के एब्सेंस में। After the defeat at Plassey, Siraj-ud-Daula was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. तो कंपनी ने अभी भी रूल संभालना सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर लोकल रूलर्स ही एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके उन्हें प्रिविलेजेस दे सकते हैं तो ऐसे लोकल पपेट रूलर्स को ही राजगद्दी पर रखना ठीक होगा। ऐसे ही डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी बंगाल में। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. लेकिन जो puppet rulers थे उन्हें भी थोड़ी dignity और respect चाहिए होती थी अपनी जनता से, और इसीलिए वो कंपनी को उतना ज़्यादा privilege नहीं देते थे जितना कंपनी को उम्मीद था। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar in 1764. ये डेट भी याद रखें, बैटल ऑफ बक्सर। हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग रूल था बंगाल में उसे और स्ट्रेंथन करने में काम आई थी। बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम चले गए थे अवध के नवाब के पास और उन्होंने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन काफ़ी बड़ी आर्मी होने के बावजूद इंडियन रूलर्स हार गए थे। Driven out of Bengal and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." मतलब मीर जाफर की जो डेथ हुई थी 1765 में, उस समय तक कंपनी समझ गई थी कि नवाब्स के साथ काम करके उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए क्लाइव ने कहा था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell to India. तो जनरली क्या होता है कि ट्रेड करने के लिए आपके पास अगर कोई गुड हो तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं वहाँ सामने वाले के गुड्स के साथ, लेकिन ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ भी खास था नहीं जो वो इंडिया को बेच सके। इसीलिए कंपनी को गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था ताकि वो ट्रेड को आगे बढ़ा सके।
ये बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और वो अब बंगाल से आ रहे रेवेन्यू को ही यूज कर सकते थे अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए। Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. Company officials become Nawabs. What it meant to be Nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. After the Battle of Palasi, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. When, in 1767, he left India, his Indian fortune was worth 401,102 euros. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में जमा कर लिया था, तो यहाँ आने वाले कंपनी के ज़्यादातर ऑफिसर्स और जो सर्वेंट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। 1772 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया था इस करप्शन को रोकने का। इसके बारे में आप लोग आगे की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उस कमीशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था और कंपनी में करप्शन प्रिवेलेंट ही रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में सुसाइड कर लिया था, भले उसे छोड़ दिया गया था इस केस में। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो ज़्यादातर जो ऑफिसर्स थे वो इंडिया से पैसा कमाकर ब्रिटेन वापस जाकर वहाँ एक रिच जिंदगी जीते थे। उन्हें नवाब्स कहा जाता था, जो कि एक वर्ड है, मतलब नवाब से इंस्पायर्ड वर्ड है और थोड़ी अलग प्रोनाउंसिएशन के कारण उसे नवाब्स कहा जाता था। इन नवाब लोगों का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था ब्रिटेन में, क्योंकि ज़्यादातर इनमें से गरीब लोग होते थे जो इंडिया आकर पैसा अपना इकट्ठा करके वापस ब्रिटेन गए होते थे। लेकिन सारे कंपनी ऑफिशियल्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती थी और कई सारे लोग डिजीज़ के कारण मर जाते थे इंडिया में ही। तो यूरोप काफ़ी ठंडी जगह है इंडिया के मुकाबले और वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो भी अलग हैं इंडियन क्लाइमेट से, इसीलिए इंडिया आने के बाद यूरोपियंस को काफ़ी सारी डिजीजेस झेलनी पड़ती थी। कंपनी रूल एक्सपैंड्स. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. After the Battle of Buxar, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interests of the company. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in the administrative posts. अगर आप लखनऊ कभी जाएं तो वहाँ पर एक लखनऊ रेसिडेंसी करके बिल्डिंग है। हालांकि वो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक हिस्टोरिकल स्पॉट है। तो ऐसे ही रेसिडेंट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर स्टेट में अपॉइंट करने लगी। मतलब वो ब्रिटेन के ट्रेड इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर ऐसे लोगों को वहाँ भेज देती थी जो कि बाद में जाकर इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करते थे, और कौन अगला राजा बनेगा इसमें वो लोग अपना डिसीजन भी देते थे, अपनी राय रखते थे, और बाद में वो लोग इन्फ्लुएंस भी करने लगे थे कि सक्सेसर ऑफ द थ्रोन कौन बनेगा। They tried to decide. Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces.
They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. ये जो subsidiary alliance था, इसके तहत जो states की armies थी उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेंटेन करती थी और जो रूलर्स होते थे उन्हें पे करना होता था कंपनी को एक कॉस्ट, ताकि इस आर्मी को ढंग से मेंटेन किया जा सके. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was governor, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede certain territories on similar grounds. तो अवध और हैदराबाद में हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां जब नवाब पे नहीं कर पाए अपनी फोर्सेज के लिए तो उन्हें अपनी टेरिटरीज देनी पड़ी कंपनी को. तो आप देख सकते हैं कैसे अब कंपनी टेरिटरीज लेना शुरू कर दी थी इन लोकल इंडियन रूलर्स से. What power did residents have? This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about residents appointed by the company. We place a resident who really is king of the country, whatever injunctions of non-interference he may act under. As long as the prince acts as perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is, to the British government, things go on quietly. They are managed without the residents appearing much in the administration of affairs, but when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. यहाँ दिखाया गया है कि कैसे रेसिडेंट्स ही इफेक्टिव रूलर्स बनते जा रहे थे इन स्टेट्स के. जब तक प्रिंसेस ऐसे डिसीजंस लेते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो, तब तक सारी चीज़ें अच्छे से चलती थी और रेसिडेंट्स कोर्ट में नहीं आते थे अपनी अपीयरेंस देने. लेकिन जैसे ही कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता था जो कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हो, वैसे ही रेसिडेंट्स पॉलिटिकल टर्मोइल कॉज कर देते थे और काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी वहाँ के लोकल रूलर्स को. बाद में जो सब्सिडरी अलायंस बनाई गई थी उनसे इन रूलर्स की ऑटोनॉमी और कम हो गई थी. Tipu Sultan, the tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economic interests. This can be illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. मैसूर की कहानी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है. पहले हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स नहीं करती थी ज़्यादातर. वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालकर राजाओं की टेरिटरीज को हड़पती थी या फिर वहाँ पर कंट्रोल गेन करने की कोशिश करती थी. लेकिन मैसूर एक ऐसा स्टेट था जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली अपनी मिलिट्री के साथ इंटरवीन करना पड़ा उस पर कब्जा करने के लिए. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relation with the French in India and modernized his army with their help. टीपू सुल्तान को समझ में आ गया था कि ब्रिटिश एक थ्रेट है इंडिया के लिए और इसीलिए उसने एक्सपोर्ट करनी जो चीज़ें थी वहाँ मैसूर के स्टेट से एक्सपोर्ट होती थी उन्हें बंद करा दिया और फ्रांस के साथ क्लोज रिलेशंस बनाने की कोशिश की. The British were furious. They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. 4 wars were fought with Mysore. Only in the last, the Battle of Srirangapatnam, did the company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangapatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of Vodayars and a subsidiary alliance was imposed on the state. तो हुआ क्या कि मैसूर वॉर 4 भागों में लड़ा गया था, मतलब 4 वॉर्स लड़े गए थे मैसूर के साथ. इन वॉर्स के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहला 2 जो वॉर्स थे वो हैदर अली की लीडरशिप में लड़े गए थे और उसमें मैसूर ने जीत हासिल की थी. लेकिन जो अगले 2 वॉर्स थे जो टीपू सुल्तान के साथ लड़े थे ब्रिटिश ने, उसमें टीपू सुल्तान को हार मिली थी. जैसा आप यहाँ डेट देख सकते हैं 1792 और 1799. ये जो 2 वॉर्स थे इसमें टीपू सुल्तान को फ्रेंच का सपोर्ट नहीं मिला था क्योंकि फ्रांस के लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बिजी थे. तो आप देख सकते हैं कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हो रही घटनाओं के कारण इंडिया की हिस्ट्री भी इन्फ्लुएंस होती है. ऐसे ही हिस्ट्री के कई चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं और आपको इनका ध्यान रखना होगा जब आप नेक्स्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे.
The legend of Tipu. Kings are often surrounded by legend and of their powers, glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan, who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger, his gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. यहाँ हम लोग टीपू के टॉय टाइगर के बारे में भी देख सकते हैं, जो कि एक टाइगर यूरोपियन सोल्जर को खा रहा है. ये एक मजाक के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर यूरोपियन सोल्जर्स को हरा रहे हैं द टाइगर ऑफ मैसूर. अगला है द वॉर विद द मराठास. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. With their defeat in the Third Battle of Panipat, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. तो इसके लिए हम थोड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं. जैसा आपने देखा था, औरंगजेब के टाइम में शिवाजी एक मेजर रेबेल रीएनफोर्स के रूप में उठे थे और उनके बाद उनके जो सक्सेसर्स हुए वो लोग मराठा किंगडम को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाने में कामयाब रहे थे. मराठास एक काफ़ी मेजर डोमिनेंट पावर रही थी उस समय के इंडिया में और उसने लगभग पूरे इंडिया पर अपना शासन कर लिया था. उन्होंने मुगल्स को डिफीट कर दिया था और जो मुगल एम्परर थे वो मराठास के पेंशनर बनकर रहते थे. लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर अटैक किया और वहाँ पर लड़ी गई थी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. वहाँ मराठास को एक डिफीट झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद मराठास का जो पावर था, जो स्ट्रेंथ थी और जो एम्बिशन था इंडिया पर राज करने का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था. मराठास की जो पावर थी वो खत्म हो गई थी और उसके बाद ही ब्रिटिश ने सोचा कि वो मराठास को भी सबड्यू कर दें और एक और मेजर पावर जो इंडिया की रीजनल पावर थी उसे भी खत्म करने में ब्रिटिश का हाथ रहा इन मराठन वॉर्स के साथ. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, who became its effective military and administrative head based in Pune. तो पेशवा के अंडर एक कॉन्फेडरेसी थी मराठान रूलर्स की, जो कि अलग अलग डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. ये पुणे में इनका कैपिटल रहा करता था उस समय. और जैसा हम लोग देख सकते हैं, महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of war. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. तो जब पहली बार मराठास के साथ लड़ाई की थी ब्रिटिश ने, तो कोई भी एक मेजर विक्टर नहीं कहा जा सकता है उस लड़ाई का, क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई थी वो दोनों पक्षों के लिए इक्वल थी. मतलब उस वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी वो काफ़ी न्यूट्रल ट्रीटी थी. इससे 20 साल तक पीस रहा था मराठास और ब्रिटिश के बीच में. लेकिन 1803 में एक और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई थी. इसमें ब्रिटेन को ओडिशा और यमुना रिवर के पास आगरा और दिल्ली की टेरिटरी मिल गई थी. ब्रिटिश ने यहाँ पर मराठास को हराया था. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर of 1817-19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. The companies now had complete control over the territories south of Vindhya. इसी के साथ मराठास की पावर को भी सबड्यू कर दिया गया था. तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन मराठास की भी जो इंटरनल राइवलरीज थी उसी को इस्तेमाल करते हुए ब्रिटेन ने मराठा के अलग अलग चीफ्टन्स को लड़ाया था और बाद में जाकर इसी डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश जीत गए थे इस एंग्लो मराठा वॉर्स को. द क्लेम टू पैरामाउंटसी. इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव दैट द अर्ली 19th century द कंपनी pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. तो ये जो पॉलिसी थी पैरामाउंटसी की, इसके अनुसार जो ब्रिटिश स्टेट थी इंडिया में वो किसी भी दूसरे इंडियन स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. ये जो क्लेम था पैरामाउंटसी का, यही ब्रिटेन की पॉलिसी को गाइड करता रहा आगे के सालों में.
तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि पहले इन्होंने बंगाल को सबड्यू किया, फिर इन्होंने मराठास और मैसूर को सबड्यू किया, और मुगल्स तो खैर काफ़ी कमज़ोर हो ही चुके थे। तो उसके बाद कोई ऐसी इफेक्टिव मेजर पावर बची नहीं थी इंडिया में जो कि ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सके। जो सिख किंगडम था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, वो कई सालों तक रूल किया उन्होंने, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो किंगडम भी बिखर गया था। और यहाँ दिया हुआ नहीं है काफ़ी डिटेल में, लेकिन एंग्लो सिख वॉर्स भी लड़ी गई थी, जिसके 2 वॉर्स के बाद ब्रिटेन ने पंजाब वाले रीजन पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। This process, however, did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex a small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chinnamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayanna, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. तो जैसा हम जानते हैं, इस बुक में कई सारे ऐसे रेबेलियंस के बारे में दिया गया है, और जो लोकल और नेशनल रेबेलियंस हुए थे ब्रिटेन के रूल के अंडर, उनके बारे में हम इसी बुक में आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। In late 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect company rule there. Sindh was taken in 1843, but the next in line was Punjab. But in the presence of Maharaja Ranjit Singh, held back the company. After his death in 1839, 2 prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. जैसा मैंने आपको बताया, रंजीत सिंह के अंडर एक स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, लेकिन उनकी डेथ के बाद सिख किंगडम ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाया, और 2 वॉर्स के बाद ब्रिटेन ने उस किंगडम को अनेक्स कर लिया। जो कोहिनूर डायमंड था वो रंजीत सिंह के ही पास था, लास्ट इंडियन रूलर रंजीत सिंह ही थे, और जो 2 लड़ाइयाँ लड़ी गईं उसके बाद ही ब्रिटेन ने उस डायमंड को लेकर ब्रिटेन भेज दिया था। The doctrine of lapse. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of the company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। किस ईयर में कौन से किंगडम अनेक्स हुए थे, ये ईयर आप याद रख लें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपसे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इस ऑर्डर को भी याद रखें, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सतारा, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, नागपुर और फिर झांसी। Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had added an argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Enraged by this humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt that broke out in 1857. 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो उस समय के अवध के नवाब थे उन्हें डिपोज कर दिया था ब्रिटेन ने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगाकर। इसके साथ ही उन्होंने एक और क्लॉज जोड़ दिया था कि नवाब काफ़ी मिसमैनेजमेंट कर रहे थे अवध के एरिया का, इसीलिए उन्हें हटाना ज़रूरी है। इसी से मतलब तंग होकर हम कह सकते हैं कि कई सारे रूलर्स ने एक्चुअली 1857 के रेबेलियन को ज्वाइन किया था, और उस रेबेलियन के बाद अगर हम लोग रिजल्ट्स में देखेंगे तो एक क्लॉज ये भी था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उस रेबेलियन के बाद लागू होना बंद हो गया था इंडिया में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक मैप दिखाया गया है किस तरह से ब्रिटिश रूल फैला इंडिया में। पहले सिर्फ कैलकाटा वाले रीजन में 1797 के आसपास कैलकाटा वाले रीजन में हम देख सकते हैं, और नीचे साउथ इंडिया और जो नॉर्दर्न सरकार का कोस्ट है वहाँ पर ब्रिटेन का रूल था। धीरे धीरे यहाँ हम लोग देखें कि मैसूर के आसपास की टेरिटरी जो साउथ इंडिया की मेजर टेरिटरीज थी, फिर दिल्ली के आसपास का रीजन भी ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था, और उसके बाद फिर 1857 में ये सारे स्टेट्स ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में थे। इनमें से जो रेड स्टेट्स भी हैं वो लोकल रूलर्स के कंट्रोल में भले ही थे, लेकिन उन्होंने भी ब्रिटेन की पैरामाउंटसी और या फिर सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। जैसा हमने देखा कि जो वोडेयार्स रूल में आए थे मैसूर में, उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया था ब्रिटिश लोगों के साथ। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, Warren Hastings was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power.
By this time, the company had acquired powers not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो बॉम्बे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बॉम्बे एक्चुअली डाउरी मतलब दहेज में मिला था ब्रिटिश को पोर्टुगीज़ कंट्रोल से. बॉम्बे पर पोर्टुगाल का कंट्रोल था और जब एक बार पोर्टुगाल की प्रिंसेस की शादी इंग्लैंड के प्रिंस से हुई थी, तब पोर्टुगाल ने डाउरी के रूप में बॉम्बे की कॉलोनी दे दी थी ब्रिटेन को. बॉम्बे एक मेजर कमर्शियल सेंटर बनकर उभरा आगे के सालों में, और इसके बारे में आप लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो जो provinces थे उनके governors हुआ करते थे. बाद में इन governors को merge करके एक गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई, जो कि जनरली बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्हें ही दी जाती थी. From 1772, a new system of justice was established. For each district was to have 2 courts, a criminal court, Faujdari Adalat, and a civil court, Diwani Adalat. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under a Qazi and a Mufti but under the supervision of the collectors. तो नए जुडिशियल सिस्टम्स एस्टेब्लिश किए गए. ब्रिटेन ने इंडियन लॉज को समझने की भी कोशिश की और इसके लिए उन्होंने जो लोकल प्रीस्ट्स और काजीज थे उनकी मदद ली. A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different school of Dharma Shastra. To bring about uniformity, in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Halhe translated this digest into English. By 1778, a code for Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up in Calcutta. तो इन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की कोशिश की हर रिलीजन के लिए, ताकि जो यूरोपियन जजेस थे उन्हें कोई दिक्कत ना हो इन लॉज को समझने में. The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in the district with the help of judges, police officers and darogas. ये सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया में भी चला और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कि सेटअप हुए थे ब्रिटेन के रूल के अंडर ही, वही आगे इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कंटिन्यू किए गए. His office, the Collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. ये कलेक्टर्स न सिर्फ जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बल्कि इन्होंने जो लोकल आर्टिजन्स को पैट्रोनेज देने के जो प्रथा रही थी इंडिया में, उसे भी कंटिन्यू किया. इसीलिए ये नए सेंटर्स ऑफ पावर बनकर उभरे, जहाँ पहले राजा का महल और वैसे स्ट्रक्चर्स ही या फिर नवाब की जो घर होते थे, पहले वैसी जगहों पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, लेकिन अब जो कलेक्टरेट बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर पावर शिफ्ट कर गई. अगला हम लोग देखते हैं द कंपनी आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. द मुगल आर्मी was mainly composed of cavalry and infantry, that is, पैदल foot soldiers. They were given training in archery and the use of sword. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. तो मुगल आर्मी जो थी वो मेनली कैवलरी पे डिपेंडेंट थी और इन्फेंट्री को ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया जाता था मुगल रूल के अंडर. जो इन्फेंट्री सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी वो लोकल ज़मींदार प्रोवाइड करा देते थे. आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जो क्लास 7 में पढ़ा है कि जो कैवलरी के सोल्जर्स थे वो सबसे हाई रैंक्ड ऑफिसर्स होते थे, वो सबसे हाई रैंक सोल्जर्स माने जाते थे और हर ज़मींदार को कुछ नंबर ऑफ कैवलरी मेंटेन करनी पड़ती थी, जो कि उनके रैंक के हिसाब से नंबर को फिक्स किया जाता था. A change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army. Sepoy Army भी एक anglicized word है सिपाही का, और इस Sepoy mutiny के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि 1857 में हुई थी. As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirement of the British Army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldier of the company's army had to keep pace with changing military requirements
and its infantry regiments now became more important. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और मस्केट और मैचलॉक सामने आने लगे, वैसे वैसे कैवलरी का यूज़ कम होते गया बैटल्स में। यहाँ पर इन्फेंट्री का यूज़ और इम्पोर्टेंस बढ़ती गई और ब्रिटिश रूल के अंडर इन्फेंट्री ही एक मेजर विंग ऑफ आर्मी बनकर सामने आई। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. Often, this created problems since caste and community feelings were ignored on building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of a community? What did the sepoys feel? How did they react to the changes of lives and their identity? That is, their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. You will read more about this revolt in 1857. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ पर कंक्लूड किया गया है कि कैसे एक कंपनी जो कि ट्रेड करने आई थी हमारी कंट्री में, वो यहाँ की रूलर बन गई और काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी पर कंट्रोल जमा लिया उन्होंने। इसके बाद स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका की बात की गई है। ये आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। ये स्लेव ट्रेड का सिस्टम बाद में अपार्थाइड में भी कन्वर्ट हुआ और ये काफ़ी सालों तक हमारी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता रहा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।